ये गेहूँ गांव से लेकर आ रहे हैं? हाँ, गांव से आ रहे हैं। खरीद बिक्री कैसे होती है, थोड़ा सा मुझे एक बता दीजिए। ईसा है जी, बिल्कुल जो सूखा है ना डेरी, ये ढेर है बिल्कुल सूखा है ना, वो नकल होगा ना, इसमें 10% नमी कट होती है। एक्चुअल में क्या हुआ है रवि जी? ओ, एक्चुअल में क्या हुआ है? और जिसका गिल्ला है ये ठीक है, बर्बाद गेहूं अपनी अच्छा, चला है जी धंधे। अच्छा, जब सेटिंग हो तो गीला गेहूँ भी भरा जाता है? नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। बकैत की नई रिपोर्ट के दूसरे सीजन के 7वें संस्करण के साथ मैं हाजिर हूं और आज हम बात करेंगे कई मुद्दों पे जो बकैत ने पिछले 8-9 दिनों में लिखी हैं और उसमें मूलतः वही किसान आंदोलन तो एक प्रमुख रहा ही है, लेकिन किसान आंदोलन की बात करते हुए कैसे रवीश का दो मुँहापन या सड़क छाप भाषा में कहे तो दोगलापन, वैचारिक दोगलापन जो है वो सामने आता है कि ये आदमी 5 साल पहले अप्रैल 2015 में, जिसका वीडियो आपने अभी देखा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो जाता है वहाँ पे आढ़तियों को समझने की कोशिश करता है, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद किसान आंदोलन को पैरेलल्स उसमें वही सारे डाले जा रहा है कि विदेश से युवा आ रहे हैं, महिलाएं जो है सामने आ गई हैं, किसान जो अखबार निकाल रहे हैं, फलाना ढिमका, मतलब एक अपवादों को उदाहरण बनाने की जो प्रक्रिया है वो है। और अब अचानक से ये कृषि की समस्याओं के ऊपर करने लगा है और अब खेती को लेके हर चीज़, अब हर व्यवस्था इसको फेल ही नज़र आती है। उसमें ये बिहार की मंडियों तक पहुंच गया है, पशुपालन के बारे में बात कर रहा है, दुग्ध उत्पादन को जो है धता बता रहा है कि वो एकदम एक फेल्ड मॉडल है और कैसे एमएसपी से कुछ लाभ तो हो ही जाता था ना, अब जो है वो भी लाभ नहीं होता। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि 2015 के अप्रैल में रवीश जो है सोनीपत के एक मंडी में जाते हैं और वहाँ पे वो लोगों से बात करते हुए बताते हैं कि कैसे आढ़तियों की मनमानी के कारण खेती और किसानी दोनों ऐसे जगहों पे जहाँ आढ़त में ही आपको बेचना पड़ता है, मंडी में ही अनाज बेचना पड़ता है, वहाँ किस किस तरह की मतलब समस्याएं आती हैं। उसमें वो बताते हैं कि ये लोग पैसा बहुत ही कम देते हैं, वो बताने लगते हैं कि इसमें मॉइस्चर है, दाने में बथुआ मिला हुआ है, मिट्टी है, हमको इसको साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ करने के बाद जो है हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें हमारा खर्चा जाता है। और कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं रवीश की, 3.5% कमीशन जो मिलता है, आढ़तिया शुल्क होता है, उसका और होता है कुछ कुछ जगहों पे 8.5% तक है, बाजार समिति शुल्क है और ग्रामीण विकास शुल्क है, इस तरह की चीज़ें लगती हैं अगर आपको मंडी में ही बेचना है तो। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की हुई है। वो फिर रवीश आगे बात करते हैं कि कैसे कच्चा बिल दिया जाता है किसानों को, कि ये हाथ से लिख के दे दिया गया है, क्योंकि पक्का बिल जो है कानूनी होता है और कच्चा बिल का मतलब है कि हम बाद में तुम्हें पैसे पे करेंगे। और बाद में पैसे क्यों पे करेंगे? क्योंकि वो बाद में बोल देंगे कि तुम्हारे दाने में मॉइस्चर था, तुम्हारा दाना खोखला था, तुम्हारे दाने में घुन लग गया था, और गुणवत्ता को लेकर वो सवाल उठा देंगे। और वहाँ पे रवीश बताते हैं कैसे मंडी में किसी एजेंसी का एक जाँच इंस्पेक्टर आता है, परचेजिंग इंस्पेक्टर होगा या फूड इंस्पेक्टर होगा, वो जाँच करता है, हाथ में लेके परफेक्टली सूखी हुई धान को या गेहूं को बोल देगा कि नहीं नहीं इसमें मॉइस्चर है, इसमें ये ख़राब है, और जितना प्रतिशत वो बोल देगा कि नहीं इसमें 10% दाने तो जो है वो ख़राब लग रहे हैं, तो आपका 10% जो है ऐसे ही दाम जो है एमएसपी से भी 10% घटता जाता है। और वो घटते घटते वो कितना आपको मिलता है भगवान जानते हैं। अब जो है यही सारी चीज़ें, जिन बातों को रवीश ने पहले उठाया है और खुद लिखा है कि एक नज़र में हम इस आढ़ती को हटा दें तो बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये लिखते हैं रवीश। मोदी ने उन आढ़तियों को हटाया भी नहीं है, मोदी ने किसानों के सामने ये विकल्प दिया है कि तुम उन आढ़तियों को बेचना चाहते हो, वेल एंड गुड, तुमको नहीं मिल रहा है, नहीं तो तुम कहीं भी बेच सकते हो। तो अब आप पूछेंगे कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ मंडी का सिस्टम ही नहीं है, जैसे बिहार है, उस पर मैं आगे बात करूँगा कि अब जो है किसान को क्या मिला है और पहले क्या नहीं मिल रहा था। उसके बाद रवीश इसमें यह भी बताता है कि आढ़तिया जो होते हैं एक ख़ास जाति के ही लोग हैं जो परंपरागत रूप से मतलब चले आ रहे हैं, उन्हीं का वर्चस्व रहा है, और वो राजनीतिक होल्ड वाले भी होते हैं, वो पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, तो उसका असर कैसे कैसे किसानों के जीवन पर पड़ता है। उसके बाद वो आढ़तियों के बारे में ये भी बताते हैं कि हाँ, किसानों को वो ब्याज भी देते हैं, पर्सनल लोन तक देते हैं, लेकिन उनके ब्याज के वसूलने की प्रक्रिया जो है बहुत ही ख़तरनाक है। ब्याज सामान्य बैंक से कई गुना ज़्यादा होता है
और आपको एक ही साथ सारा पैसा देना होता है, आप आधा या किस्तों में नहीं दे सकते हैं, नहीं तो फिर से 2.5% जो है उस पर भी वो ब्याज लेने लगता है। तो बहुत ही रवीश ने बहुत अच्छे से ये बताया है कि ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए आढ़तियों को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। अंत में रवीश ये भी बोलते हैं कि आढ़तियों के ख़त्म होने से किसानों की सारी समस्याएं नहीं सुलझेंगी या किसान भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आढ़तियों के नहीं ख़त्म होने से तो किसान बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। इस तरह की बात बोले कि यहाँ पे भई गति सांप छछूंदर जैसी वाला हाल है किसानों का, कि आढ़तिया रहे तो भी किसान गरीब ही हो रहे हैं और आढ़तिया नहीं रहे तो भी किसान गरीब ही रहेंगे। लेकिन पहले में है कि नहीं रहने से क्या होगा ये तो अपेक्षित है कि हो सकता है बाद में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आढ़तिये अगर रहेंगे तो वो तो गरीब ही बने रहेंगे, इसी तरह एक्सप्लॉइटेड होते रहेंगे। अब आप सोचिए, यही रवीश कुमार, सरकार ने क्या किया? सरकार ने आढ़तियों को खत्म भी नहीं किया, जिससे जिन किसान का भाव व्यवहार बना हुआ है, जिनको लगता है कि आढ़तिया सही है और एमएसपी भी दे रहे, तो वो उनके पास जाए, उनका है। और जिनको लगता है, जो रवीश ने खुद बोला कि उनको हटा देने से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो सरकार हटा दे रही है। अब इसमें कोई पूछ देगा कि हटा देगी तो किसान बेचेगा कहाँ? तो किसान बेचेगा कहाँ, ये सवाल तब उठता जब इसी बिल में किसानों के लिए खुले बाजार में कहीं भी, पूरे भारत में क्या विश्व में भी अगर एक्सपोर्ट आपको करना है, एक्सपोर्ट एजेंट्स को जानते हैं, तो आप अपना सामान विश्व के भी बाजारों में बेच सकते हैं। जिन वस्तुओं पे पहले प्रतिबंध लगा हुआ था कि ना आप उसका भंडारण कर सकते हैं, ना किसी दूसरे राज्य में बेच सकते हैं, आपको ज़िले की मंडियों में ही जाना होगा, आपको जो है पुलिस परेशान करती थी, आढ़तियों का मनमाना चलता था, तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं, अभी भी हैं। लेकिन अगर आप उनसे परेशान हैं, अगर आप पुलिस आपको परेशान कर रही है, तो बाहर के मूवमेंट का कि आप दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हैं। तो अगर पहला वाला सिस्टम रहता आढ़तिया वाला, और ये सिस्टम नहीं होता कि आप जो है बाहर में भी नहीं बेच सकते हैं, तो मजबूरी थी यहीं बेचना है। मोदी सरकार ने बोला कि ये भी एक सिस्टम रहने दो, एक खराब दुकानदार अगर उसको मानते हो तो उसको भी रहने दो, क्योंकि वो अंततः जो कुछ पैसा देके तो खरीदता है ना। लेकिन उसके इतर हम तुमको बाकी दुकानदारों का भी एक्सेस दे रहे हैं कि वहां तक ले जाने में तुम्हें कोई जो है परेशान नहीं करेगा, तुमसे घूस नहीं वसूलेगा। तो इस कारण रवीश का दोगलापन जो है उसके 2015 के लेखों से, और अभी जो उसका स्टैंड है, 22 एपिसोड उसने लगातार किए हैं किसानों पे, उसके बारे में वो मतलब प्राउड भी फील कर रहा है। वो आगे हम जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि व्यक्ति के मतलब सत्ता में कौन बैठा हुआ है, उस वक्त भी मोदी ही बैठा हुआ था, और उस वक्त भी किसानों की समस्या थी। रवीश ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जो है कोई 60 साल के बारे में बोलता है, कोई 15 साल के बारे में बोलता है, फलाना ढिमका, लेकिन किसानों की गति जो है वैसी ही है। यह रवीश का खुद का स्टेटमेंट है। तब जब किसानों को विकल्प दिए जा रहे हैं, और वो दोनों ही विकल्प तुम्हारे लेख के, तुम्हारे बोलियों के बिल्कुल इन लाइन है। तुमने ये भी बोला है कि आढ़तियों को अगर खत्म कर देंगे तो भी किसान के खत्म होने की संभावना है, और आढ़तियों को अगर खत्म नहीं करेंगे तब तो किसान पक्का खत्म होगा ही। तो मोदी ने तो बीच का रास्ता निकाला है, ना आढ़तियों को खत्म किया है, ना किसानों को मारने का उपाय किया। उसने आढ़तियों का एक और विकल्प दे दिया है किसानों को। तो इसमें रवीश को क्यों समस्या है? तो हिपोक्रेसी जो होती है, वैचारिक दोगलापन जो होता है, वो उसका यही मतलब वैयक्तिक रूप आपको देखना है तो वो रवीश कुमार है कि खुद के ही कहे को खुद ही काटते हैं, और इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे कुछ बेहतरी हुई है। अब 27 दिसंबर को रवीश कुमार का एक लेख आता है जो आपके स्क्रीन पर है कि माँ से माननीय मोदी जी, माँ से मध्यम वर्ग कहाँ गया। और यह यहाँ पे एक अनिंदो या जो भी नाम है कोई, तो उसका एक वीडियो उसको अर्थशास्त्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए, मतलब रघुराम राजन के बाद वही हैं, या फिर जो एक बने हैं नए वाले जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो अभिजीत के बाद भी वही हैं। इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया है। अब रवीश जी पूरा एकदम लंबा चौड़ा लिख रहे हैं कि 2020 में 100 में से 21 लोगों की नौकरी चली गई है। अब बात यह है कि रवीश जी ये सर्वेक्षण किसने किया, सैंपल साइज कितना था, कितने लोगों से पूछा गया, और इसको वैश्विक परिदृश्य में क्या दिखाया गया कि विश्व में, क्योंकि
2020 तो ऐसा है नहीं कि सामान्य साल है, जो सब कुछ चल रहा था और मोदी के आने से, दोबारा सत्ता में आने से 100 में से 21 लोगों की, यानी 21% लोगों की नौकरी चली गई। 2020 तो एक विशेष साल है कोरोना के कारण। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि इमर्जिंग इकोनॉमी जो भी हैं, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें कहाँ पे है उसका भी आपको सैंपल लेना चाहिए। वहाँ बेरोजगारी का दर क्या है, वहाँ सरकारों ने क्या किया। रवीश ये सब नहीं करता, न किसने सर्वे किया है, न सैंपल साइज कितना है, कौन कौन जगह पे, और जो उसी तरह की इकोनॉमी है जिनका मतलब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देख लीजिए या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से, कोई पैरेलल्स ड्रॉ नहीं किया, बस बोल दिया 100 में 21। अब रवीश हैं वो बोल देते हैं और वो जो है चला जाएगा। तो फिर आगे जो है रवीश पूछ रहे हैं लेकिन मध्यम वर्ग खुश क्यों है। ये रवीश ने अंदाज़ा लगाया हुआ कि मोदी को बार बार क्यों वोट दे दिया जाता है, बिहार में कैसे जीत गई भाजपा, मतलब इतना उन्होंने कहा कि नोटबंदी हो गई फलाना ढिमका, उसके बाद भी 2017 में भारी बहुमत से यूपी में कैसे भाजपा आ जाती है, कर्नाटक में उसकी सरकार कैसे बन गई, और भी जहाँ जहाँ भी लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हो रहे हैं तो उसमें भी भाजपा कैसे आगे रही है। अभी हाल ही में अरुणाचल का इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें 177-6 से शायद भाजपा ने कांग्रेस को हराया है। इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। तो रवीश जो है उसको बोला जाता है एकदम बुरी तरह से हिला हुआ है कि ये हो कैसे रहा है। तो अब रवीश मध्यम वर्ग की समझ पे ही सवाल उठा रहा है कि मध्यम वर्ग खुश क्यों है। तो रवीश उसका रीज़न देते हैं क्योंकि कट्टरता और धार्मिक पाखंड का सप्लाई बढ़ गया है। अब इसमें वो ये नहीं बताते हैं कि किस धर्म के लोग में, किस मजहब के लोग में ये बढ़ा है, लेकिन हिंट सबको पता है कि वो हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं जो मोदी को वोट देते हैं। और जो लोग पाखंड और कट्टरता की बात करते हैं, ये दोनों चीज़ फिल्मों के कारण या पॉपुलर कल्चर के कारण जिस धर्म के साथ एसोसिएटेड रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट्टरता हिंदुओं में नहीं होती या पाखंड हिंदुओं में नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, लेकिन आप पैरेलली देखोगे ना कि और जो एग्जिस्टिंग रिलीजन्स हैं, मजहब हैं, उसमें कट्टरता का स्तर क्या है। क्या कोई हिंदू देह पे बम बांध के जय श्री राम बोल के फटता है कहीं पे? क्लोजेस्ट टू क्रिमिनलिटी हिंदुओं के किसी नारे को लेके आप आए तो आपने कहा कि जय श्री राम के नाम पे जो है मारा पीटा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है लोगों को, जो कि सारे के सारे झूठे साबित हुए। लेकिन एक काले झंडे पे किस मजहब का नारा लिखा हुआ है, किस मजहब का व्यक्ति कश्मीर में फट रहा है, AK-47 उठा के दौड़ रहा है, किस मजहब के आतंक से यूरोप के हर शहर में जो है परेशानी बनी हुई, किस मजहब के बंदे सड़कों पे छुरा मार रहे हैं, किसी को सर कलम कर रहे हैं, किसी को कोई जो है अगर बोल रहा है कि हमें वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, शार्ली एब्दो, तो उसके कार्टून के बारे में उस मतलब अधिकार के बारे में डिस्कस करने वाले टीचर का गला कौन सा मजहब रेत रहा है रवीश। लेकिन वो रवीश नहीं लिखते हैं, वो इसी पे खेल जाते हैं। अब ये भी है कि बाकायदा जो बोल रहा है कि धार्मिक पाखंड और कट्टरता की सप्लाई हो रही, तो इसका सर्वे रवीश ने कहाँ से किया, इसका सैंपल साइज क्या है, क्या उसके इनबॉक्स में इन सब चीज़ों की सप्लाई होती रहती है, या उसे लगता है कि चूँकि मैंने बोल दिया तो हो गया भाई। तो उसके बाद फिर आगे बोलता है कि अगर मध्यम वर्ग के किसी आदमी को मैनेजर नौकरी से निकाल भी रहा हो और उसे अगर निकालते वक्त नेहरू के मुसलमान होने के 2-3 मीम भी फ्रेम करवा के दे दे तो वो आदमी घर जाएगा, तो उसको मतलब मिठाई लेके घर जाएगा। अपने नौकरी से निकाले जाने का दुख होगा उसको, लेकिन खुशी इस बात की ज़्यादा होगी कि उसको मैनेजर ने नेहरू वाला मीम भी दिया। हो सकता है कि रवीश ये अपने निजी अनुभव से बोल रहे हों, क्योंकि वो तो हर दिन यही करते हैं, उनका पूरा शो मीमबाजी ही है। देखेंगे तो सिर्फ झूठ, फरेब, प्रपंच, नैरेटिव बिल्डिंग, प्रोपेगेंडा, यही सब उनके हथियार हैं। तो मुझे लगता है कि इस लॉजिक से चले तो रवीश तो अपने घर हर दिन मिठाई लेके जा रहे होंगे कि मेरा चैनल कोई देखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखो मतलब प्रोपेगेंडा मेरा कितना चल रहा है, मेरे पेज पे कितने लाइक आ रहे हैं, तो इसी खुशी में जो है आदमी अपने घर पे जो है मिठाई लेके जा रहा है।
उसके बाद रवीश बोलता है कि घर जाता है मिडिल क्लास और सांप्रदायिक डिबेट देखने में बिजी हो जाता है। मिडिल क्लास से इतनी खुन्नस रवीश को इसलिए है कि वो बहुत बड़ा लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बनाता है और वही टैक्स भी देता है। डायरेक्ट टैक्स देने वाले जितने लोग हैं, इनकम टैक्स जो पे करते हैं, वो मैक्सिमम मिडिल क्लास से आते हैं। और मिडिल क्लास के लिए सरकार ने मतलब, और आपके दोस्त यार भी होंगे, हमेशा बोलेंगे कि नहीं जो टैक्स देता है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सब होने के बाद भी बार बार सत्ता में आ जाती। इस कारण रवीश सबसे ज़्यादा खुन्नस में है कि तुमको पता नहीं कौन सी भांग पिला दी मोदी ने कि इतना सब होने के बाद भी। और रवीश तो अब खुल्लम खुल्ला लिख रहा है कि उसके बाद भी मध्यम वर्ग खुश है क्योंकि उसकी नौकरी जारी। भाई रवीश, मध्यम वर्ग इसलिए खुश है कि पहले जो कांड होते रहे हैं वो मध्यम वर्ग को दिखता था। सेकुलरिज्म के नाम पे जो नौटंकी चल रही थी वो मध्यम वर्ग को दिखता था। घोटाले होते रहते थे और ये हार्वर्ड ब्रेड इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने कैसे अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, मंदी से जूझने के लिए किस तरह से उन्होंने सीधा पैसा ही देना शुरू किया, जिसका असर आपको 14-15 में जाके फिर से दिखने लगता है। ये नहीं कि लोगों को हम रोजगारोन्मुख बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हम रोजगार खोलने के लिए पैसे दें, नहीं। इन्होंने क्या किया था, ये सब मनमोहन सिंह के टाइम की ज्ञान की बातें, जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं और फलाना चिदम्बरम, ये सारे लोगों ने ये कांड किया था, जिसका आपको जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो वैसे लोगों को अब मध्यम वर्ग पहचान रहा है और मध्यम वर्ग ये भी पहचान रहा है कि 2020 है और यहाँ पे हर जगह नौकरियों में कटौती हुई है। मध्यम वर्ग इस फैक्ट को रियलाइज करता है। मध्यम वर्ग जो है, चूंकि अभी वो दुखी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि फिर से वो कांग्रेस को ही चुन लेगा। रवीश का कहना है नहीं, सरकार जो है बदलते रहिए और बदल दिए, हमारे मतलब की सरकार लाइए और आप संदर्भों को मत देखिए कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली हो क्या रहा है धरती पे, क्यों ये जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है वो क्यों है, वो मत देखिए। उसका कहना है कि नहीं, मध्यम वर्ग जो है एकदम पूरा दुखी हो जाए और सिर्फ उसी का चैनल देखे, क्योंकि बाकी लोग जो भी दिखाएं सारे चैनल जो है सांप्रदायिक डिबेट चलाते हैं। ये तो वही अहम मान्यता हो गई कि हम ही चुनी दिख रहे नेस्त, बाकी कोई नहीं है, हमारा चैनल और तुम्हारा चैनल जो है सांप्रदायिकता वाले डिबेट दिखाता है। दिसंबर 26 को उनका एक पोस्ट आता है कि लगातार 22 एपिसोड उन्होंने किसानों के आंदोलन के ऊपर लिखा और उससे काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला। अब सीखने को क्या मिला है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि लगातार उन्होंने प्रोपेगेंडा ही किया है। और ख़ास करके मतलब अगर उनकी सीख देखी जाए तो उनकी सीख ये रही कि 2015 में उन्हें आहतियों और मंडियों से जितनी समस्याएं थी, 2020 में वही जो है एकदम हसीन और गुलाबी दिखने लगा है। और रवीश अब बोल रहे हैं कि मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है, मैं जानने लगा हूँ। और उन्होंने लिखा है कि जानना सबसे सुंदर क्रिया। ये केदारनाथ सिंह है, एक कवि थे, उन्होंने लिखा था जाना सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिया है। लेकिन मैं उन्हीं को पैराफ्रेज करते हुए बोलूँगा कि बकैत कुमार जैसों का जाना सबसे सुंदर क्रिया है, जानना नहीं, उसका जाना आवश्यक है। पूरा एकदम उसी में लिख रहे हैं कि मजबूत चेहरा बन चुकी है महिलाएं किसान आंदोलन में। अब किसान आंदोलन की मजबूत महिलाएं कैसी हैं रवीश, वो हम सब जानते हैं। हाय हाय मोदी मर जा तू, है मोदी को चाकू मार देंगे, इसी तरह के नारेबाजी ये महिलाएं कर रही थी ना। कुछ महिलाएं तो ये भी कहते हुए देखी गई कि हमें जो है भाड़े पर लाया गया, हमें जाना है, वापस हमें घर जाने दो। और यहाँ पे ऑलमोस्ट उन्हें बंधक की तरह बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो महिलाएं तो ये आ रही हैं और ये पूरा का पूरा आप देखिए पैरेलली एकदम उसी तरह से इसकी पूरी कवरेज शाहीन बाग वाला हाफ स्क्रीन में चला दीजिए और ये चला दीजिए, सारी चीज़ें ये उसी तरह से डिट्टो एकदम कॉपी करके बता रहे हैं कि बच्चे आ गए हैं। तो अब देखिए ह्यूस्टन में जो है तख्तियाँ लेके विदेश के युवा साथ हो गए हैं और ये लोग भी साथ हो गए हैं, वो लोग भी सामने आ रहे हैं, पूरा महिलाएं आ गई हैं, महिलाओं ने ये गीत गाया, अब लोक संगीत चल रहा है, फैज को पढ़ा जा रहा है, भारत का नक्शा बना दिया गया, तिरंगे की रैली हो रही, एकदम सेम तरीके से सेम टोनालिटी में उसी तरह से उसका हर डिबेट हो रहा है आजकल। और डिबेट क्या, वो तो एक तरफा जो है अपवादों को चुन चुन के और उसे ही इस तरह से दिखाया जा रहा है कि नहीं ये सार्वभौमिक सत्य है। अब रवीश
एक बात पूछना चाहूँगा तुमसे, ये जो जनरेटर चोर जो किसान है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो जनरेटर चुरा रहे हैं ये युवा और जाके गुरुद्वारे में दान कर रहे हैं उसको, जियो के 1500 टावर तोड़ने वालों को, मतलब वेंडलाइज करने वालों, उसका तार तोड़ दिया, उस पर अटैक किया, उसको क्या कहना चाहोगे रवीश? उसके बारे में मतलब एक भी एपिसोड क्यों नहीं? या फिर ये सारी अराजकता जो ये केओस जो है वो सब कुछ मान्य हो जाता है क्योंकि ये वामपंथियों द्वारा फेल्ड आंदोलन है? इस पर कभी सोचना। और ये 22 क्या तुम 44 और 2200 एपिसोड कर लोगे, उससे भी झूठ जो है सत्य नहीं हो जाता। दिसंबर 25 को रवीश एक और प्राइम टाइम करते हैं, उसमें वो बताते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 2000 रुपये की राशि 9 करोड़ किसानों को दे रहे हैं, वो किसानों के सम्मान और आंदोलन के बीच की रेखा है। अब बकैत जो है ये नहीं बता रहा कि किसान यहाँ पे कौन है, वो 9 करोड़ कौन से किसान हैं और ये जो 100, 200, 1000, 2000, 5000 ये कौन है? इनकी गिनती 9000 भी नहीं है और ये 9 करोड़ है। अगर ये भी किसान होते, वही किसान होते जो अभी खेती कर रहे हैं, जो छोटी जोत वाले हैं, जिन्हें वाकई 2000 रुपये अगर मिल जाता है तो उसको खाद बीज के लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है। अभी रो रहे थे ना कि मध्यम वर्ग जो है वो गायब हो रहा है, वो खुश क्यों? इसीलिए खुश है क्योंकि वो जानता है ये पैसे मुझे मोदी खरीद नहीं रहा है पैसे देके, बल्कि मुझे दे रहा है कि तुम सीड खरीदो और बो और काटो। क्यों? क्योंकि वो भी टैक्स देता है। टैक्स तब देता है जब वो सब्जी खरीदता है या कुछ पैक्ड चीजें खरीदता है, उसका सब चीज पे एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उस कारण किसान को उसके सम्मान पे ये नहीं लिखता, ये तो उसका हक है। जब हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की चीज का आनंद ले रहा है, बड़े शहरों में लोग बड़े अस्पतालों का अवेल करते हैं, उनके लिए बढ़िया सड़कें हैं, तो गांव में किसान के लिए क्या है? तो जो सुविधा एक शहर के बच्चे को या शहर के परिवार को मिलती है, उसके लिए अच्छा एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ है, तो उस सुविधा का कुछ प्रतिशत किसानों तक क्यों नहीं जाना चाहिए? ये 2000 रुपया वही है कि जो टैक्स तुम दे रहे हो, और टैक्स हर एक रूप में, मतलब हर सुविधा तुम्हारे लिए उतनी ही अच्छी नहीं है जितनी किसी और के लिए है, तो ये सम्मान का मसला नहीं हो सकता। ये तो उनका अधिकार है और सरकार को किसानों के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहिए और सरकार ने किया है। इसी कारण तुम चंद हजार किसानों को लाके सड़क पे सुला तो सकते हो, लेकिन उनसे जो आंदोलन, एक्चुअल सेंस में जो आंदोलन है, वो नहीं करवा सकते। अब इस पे और आगे बोलते हुए रवीश बोलते हैं कि ये जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए पंचायत स्तर तक आयोजन हो रहे हैं, इसका ऑडिट कराया जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि 8 करोड़ लोगों ने पोर्टल पे साइन किया है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया साइन, किसी ने करवाया, उनका साइन है भी कि नहीं। रवीश, दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, और तुम्हें शायद पता नहीं हो, गांव में वार्ड कमिश्नर होता है, जो 20-25 घर पे एक आदमी होता है, वार्ड कमिश्नर चुना जाता है। पंचायत चुनाव कॉन्सेप्ट सुने हो? वो सुनिश्चित करता है कि अगर मेरे पिता, उनको लाल कार्ड चाहिए या पीला कार्ड चाहिए, या बथान जो गाय भैंस के रखने के लिए होता है उसके लिए कोई योजना बनी, शौचालय वाली योजना है, उसका लाभ लेना है, तो सबका पंजीकरण डिजिटली होता है। गांव में अब डिजिटल सेवा केंद्र बनने लगे रवीश। वहाँ पे आदमी जाता है, आधार कार्ड देता है, और जो फॉर्मेट है उसमें उसका वार्ड कमिश्नर उसका फॉर्म भरता है, और वो सुनिश्चित करता है कि ब्लॉक तक चली गई है जानकारी, उसका रिसीट दिया जाता है। तो रवीश, मतलब ये काम भी तुम घर में बैठ के कर सकते हो, ये सब रिसर्च, ये बहुत सिंपल है रवीश। तुम्हें लगता होगा तुम पुराने एरा के हो, चिट्ठी छांटने से काम शुरू किया था, पत्रकारिता की, उसके बाद से फिर प्रोपेगेंडा पे ले जा रहे हो, तो उसमें कुछ रह गया रवीश। याद करो 2014 के पहले का दौर, उस समय का पंचायती राज याद करो, और फिर डिजिटल इंडिया आता है। तो तुम्हारे लिए डिजिटल इंडिया मतलब कोई मायने नहीं रखता है रवीश, क्योंकि तुम एक प्रिविलेज्ड क्लास हो, तुम्हारी एक अच्छी सैलरी है, तुम एक अच्छे जगह पे काम कर रहे हो, मतलब तुम्हारे हिसाब से तो अच्छा है, बाकी के हिसाब से टट्टी जगह पे काम कर रहे हो, लेकिन वो एक
अलग डिबेट है। तो ऐसा नहीं है कि गांव वहीं पे रुके हुए हैं, गांव में फाइबर केबल पहुंच रहे हैं, गांव में जियो पहुंच रहा है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पिता को पंजीकरण करना हो तो मुझसे मेरे भी थ्रू करवा सकते हैं, नहीं तो गांव में हर गांव में एक व्यक्ति होता है जो इसको फैसिलिटेट करता है। आंखें खोलो रवीश, सच्चाई से भारत बदल रहा है रवीश भाई। इसीलिए तुम्हारा चैनल नहीं देखा जा रहा है क्योंकि तुम नहीं बदलना चाह रहे। तुम्हारा अपना प्रोपेगेंडा का स्तर वहीं पे है, लोगों ने स्वीकारा है कि बदलाव क्या होता है, लोग देख रहे हैं। तुम जो आँख में टीन का चश्मा लगा के जो है वो घूमते रहते हो। और एक और बात याद आई कि तुम जो ये पूछ रहे हो कि 8 करोड़ लोग जिन्होंने पंजीकरण किया, पहली बात तो वो है कि एक दिन में नहीं हुआ है वो पंजीकरण, वो एक सतत प्रक्रिया है। और दूसरी बात ये है कि रवीश, तुम उस 2 करोड़ के ऑडिट के बारे में नहीं पूछते हो जो राहुल गांधी की पार्टी ने, मतलब यूपी के और बिहार के किसानों से 2 करोड़ सिग्नेचर लिवा के और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए थे। उसके बारे में पता करो, उसका ऑडिट किसने किया रवीश। उसमें क्या रणदीप सुरजेवाला अपने रूम में बैठ के लगातार अलग अलग कलम लेके कर रहे थे। होता है ना, कॉलेज में जब आप होते होंगे तो आपको भी इस तरह के सर्वे जो करवाते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर सर्वे जो है फर्जी आते हैं क्योंकि उसको घर ही में बैठ के 200-250 रुपया पर फॉर्म लेने वाले छात्र जो होते हैं कॉलेज के लड़के, वो घर ही में बैठ के 10-12 अलग अलग तरह का कलम ले लेते हैं, उसी से भर देते हैं। तो डेटा जो है सोर्स पे ही फर्ज हो गया तो आगे किस तरह के रिजल्ट देगा। तो रवीश, ये जो है 2 करोड़ राहुल गांधी ने जो करवाया वो उसका ऑडिट करवाओ। फिर रवीश उसी में लिखता है कि विदेशों से भी आए युवा। अरे बकायद अगर वो मंगल ग्रह से भी आएंगे ना तो भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके मानसिक मतलब विचारों में उसमें विकृति है। या तो वो समझना नहीं चाह रहे हैं या वो इतने बड़े धूर्त हैं कि समझने के बाद भी अपने आप को सिर्फ एक यूनिट की तरह कि वहाँ एक भीड़ में जाना है तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और कुछ नहीं है उनके पास करने के लिए। तो इसीलिए मर्सिडीज पे बैठ के आए, ट्रैक्टर पे बैठ के आए, PhD धारी हो के आए, उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं करता है कि वो फैज के गाने हैं। वो अंततः वही हैं जो खालिस्तानियों के सपोर्ट में नारे लगाते हैं, खालिस्तानी भिंडरावाले को संत बताते हैं, जनरेटर चुरा रहे हैं, जियो की जो है लाइनें काट रहे हैं। उस जियो का जिसका एक सिम हो सकता है रवीश के भी फ़ोन में होगा, उस जियो का जिसने पूरे देश में डेटा को इतना चीप बनाया, टेलीफोनी को इतना चीप बनाया कि हम और आप HD में कंटेंट में अपलोड करता हूँ, आप HD में देखते हैं और उसका 1 पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं लगता। आप याद कीजिए कि कॉल रेट जियो से पहले क्या था। सिर्फ कॉल रेट बोल रहा हूँ, इंटरनेट चार्जेस तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। जब आपको एडिशनल पैक्स 350 रुपये में 1 GB पूरे महीने का, और क्या हो जाता है कि एक कंपनी ऐसा करते हैं तो बाकी सब करने लगते हैं, फिर भी फायदे में चल रहे हैं सब। इसका मतलब था कि आपको लूटा जा रहा था, लेकिन नहीं, जियो का जो है टावर जो है। और जब यही किसान, पंजाब के हैं ना सब, पंजाब के किसान जब ये आंदोलन कर रहे हैं और जियो, अडानी, अंबानी इसके खिलाफ लिख रहे हैं, उसी समय पंजाब का कृषि मंत्रालय और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पता कीजिए कि अंबानी की कंपनी के साथ कौन सी डील साइन कर रहे थे। अब रवीश 24 दिसंबर को डेयरी और पशुपालन को लेके विशुद्ध झूठ जो है बांटते हुए नजर आया कि किसानों को बिल्कुल घाटा हो रहा है। अब इस पे मैंने एक वीडियो बहुत विस्तार में समझाया था कि 2 चीज़ें इस देश में एक साथ शुरू होती हैं। 70 के दशक की बात कर रहा हूँ मैं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। एक था कि अनाज के उत्पादन में भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अपने पास उतना हो जाए उसको कि बाहर से नहीं इंपोर्ट करना पड़े। दूसरा था दुग्ध उत्पादन में, डेयरी में। अब दोनों में क्या हुआ कि एक में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अमूल का मॉडल दिया, आनंद, कि सहकारिता से एक मॉडल चलेगा कि किसान ही जो है मालिक है, किसान ही जो है लाभ शेयर करेंगे, किसान ही तय करेंगे उनके दूध का मूल्य क्या होगा, ठीक। और दूसरा था कि उन किसानों को, पहले किसान कुछ भी उपजाते थे, कुछ भी बेचते थे खुले बाजारों में, उसका MSP किया जाने लगा। क्यों किया गया MSP इसलिए किया गया था, इसको एक तरह से आरक्षण की तरह आप देखिए कि ये सुनिश्चित किया गया कि भारत में चावल और गेहूं की कमी है,
और वो उपज नहीं रहा। उपज इसलिए नहीं रहा है, कोई आदमी सब्जी बेच के ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तब सरकार ने कहा कि नहीं, आप जो है चावल उपजाइए, गन्ना उपजाइए या गेहूं उपजाइए, और उन लोगों से कहा जो ट्रेडिशनली नहीं उपजाते थे, क्योंकि उनको कम पैसे मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस इलाके में उपजाइए, हम खरीदेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे। तो क्या हुआ, इससे लोग जो है उसको उपजाने लगे, क्योंकि उनको पैसे देने की गारंटी मिल गई थी। अब ऐसे में ये गारंटी कब तक चलनी चाहिए थी? तभी तक जब अगर भारत सरकार की रिक्वायरमेंट भारतीयों को खिलाने के लिए 100 टन की है, उदाहरण के तौर पे, तो 100 टन का जब मिलने लगता उनको कि हाँ 100 टन आ गया, तब आपको एमएसपी की व्यवस्था जो है ख़त्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन आपने वो नहीं किया। जैसे आरक्षण को हम ढोते जा रहे हैं, टैलेंट को या आर्थिक क्षमता को बिल्कुल दरकिनार करके, उसी तरह एमएसपी की नौटंकी जो है वो चलती रही। और आज ये मतलब समस्या है कि हर सरकार, राज्य सरकार जो एमएसपी पे लेती है, वो आपको बताएगी कि वो कितने घाटे में चल रही है। उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो और भी नुआंसेज आपको पता चलेंगे। और उसके इतर जिस पशुपालन और डेयरी को ये जो है रवीश बोल रहा है घाटा ही हो रहा है हर जगह, मैंने उस पर भी अपना निजी ही अनुभव बताया आपको कि मेरे गांव में 6 लोगों ने अमूल के मॉडल पे सुधा डेयरी की एक संस्था कॉम्फेड जो होता है उस पर शुरू की थी, बभनगामा दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ करके। हर गांव में इस तरह के मॉडल आपको 2-3 गांव पे मिल जाएगा, हर पंचायत में। और आज के डेट में वो 30 लाख रुपया प्रति महीना डिसबर्स करता है किसानों को। उस एक संस्था ने मेरे गांव की पूरी दिशा और दशा बदल दी। बाद में उसको नेशनल डेयरी बोर्ड जो है उसने मतलब एक ऊपर से एक तरह से कॉरपोरेट स्ट्रक्चर देने के लिए कि देख रेख के लिए बना दिया। लेकिन अभी भी किसान ही यही संस्थाएं तय करती हैं कि उनका दूध कितने में बिकेगा, लाभ का हिस्सा कितना बोनस में जाएगा। उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत खामियां हैं, लेकिन जिस दिन आप एमएसपी सुनिश्चित कर देंगे दूध पे भी, रवि इसीलिए रो रहा है, एमएसपी ऑलरेडी एक फेल्ड एंटरप्राइज है, क्योंकि गुणवत्ता के हिसाब से हमको खरीदना है। और हर आदमी जब बता दे एमएसपी तो हर आदमी वही चीज उपजा रहा है जिसकी जरूरत अब नहीं है। अब हमको चाहिए था 100 टन, उपज रहा है 700 टन, तो हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा 600 टन का? तो उस बात को भी आपको देखना पड़ेगा कि आदमी दूसरी चीजें उपजाए जिसकी खपत मतलब ज्यादा है और उपज कम है, जो हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, या प्रोसेस्ड फूड बनाए जिसकी खपत जो है बाजार में ज्यादा है। इस तरह की चीजें नहीं की जा रही थी। अब सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में सोच रही है। अब सरकार जो है बाजारों को खोल रही है ताकि कहीं का आदमी कहीं भी कुछ भी बेचे, सुपर फूड करके पैकेजिंग करे। इस तरह की चीज एक मॉडर्न तरीके से कृषि को देखने की कोशिश की जा रही है। तब इन लोगों के पेट में जो है दर्द उठ रहा है। और तब ये जो ऑलरेडी दुग्ध उत्पादन जो है भारत में एक सफल मॉडल है, अमूल एक वैश्विक स्तर की संस्था है और उसके मॉडल को रेप्लिकेट किया गया पूरे भारत में, और उसको ये लोग जो है उसको दे आर लुकिंग डाउन ऑन अस। इनका यही है ना, ये वामपंथियों का यही है कि जो संस्था सक्सेसफुल है उसको जो है नोच नोच के नीचे ले आओ। बीसीसीआई के साथ इन्होंने यही किया था, जस्टिस लोढ़ा वाला जो कमेटी था। तो अब कह रहे हैं कि उसको नेशनल, खैर वो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कैसे एक सफल संस्था होती है जो अपने बल पे आगे बढ़ती है, उसको वामपंथी चाहते हैं कि वो संस्था भी नष्ट हो जाए। तो रवीश यही दुग्ध उत्पादन के बारे में जब बोलता है तो उसका पूरा का पूरा यही रहता है कि ये किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए। ये चल कैसे रहा है, ये सफल कैसे हो गया मॉडल, और उसमें 2-3 किसान कहीं से, ऐसा नहीं है कि सारे किसानों को इससे लाभ ही हो रहा है। लेकिन अगर आप वहां से, और दूध की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होती है, उसका फैट कंटेंट कितना है उस हिसाब से, तो क्या आप बाजार में नहीं खरीदते दूध? बाजार में जब आप फुल क्रीम मिल्क खरीदते हैं, उसका 3 तरह या 4 तरह का दूध मिलता है ना बाजार में। फुल क्रीम, हाफ क्रीम, स्किम्ड मिल्क होता है, टोन्ड जिसको बोलते हैं। तो उसका दाम क्यों होता है ऊपर नीचे? उसका रेटिंग जो होता है 3 से लेके 10 तक जाता है, 0 से 10 तक जाता है।
3 से नीचे वाले का बहुत कम पैसा मिलेगा। फिर जैसे जैसे आपके दूध में जितना फैट है उसी अनुपात में आपको मूल्य मिलेगा। बहुत ही फेयर प्रैक्टिस है ये। किसानों को ऐसे गांव में या ऐसी संस्थाओं से समस्या तब होती है जब संस्था जो है उनको वायदे करती है, या जो संस्था जिस कारण बनी है कि वहाँ पे जो है मवेशी डॉक्टर होगा, वहाँ उन्नत तरह से पशुपालन के तरीके सिखाए जाएंगे, या उनको लगता है कि बोनस का पैसा इस तरीके से बांटा जाना चाहिए था, या उनको वहाँ के स्टाफ से दिक्कत हो सकती है जो वहाँ पे बैठ के, और ये सब ग्रामीण आंतरिक राजनीति है कि आपका फैट कुछ आ रहा है और वो जबरन जो है कुछ भी लिख देगा। तो ये तो उसकी समस्या है ना, उस एक पर्टिकुलर यूनिट की समस्या है। आप उसको पैन इंडिया बता नहीं सकते, लेकिन रवीश यही कर रहा है कि इसका एक रिपोर्टर, जैसे मैं बिजली वाला बार बार एग्जांपल देता हूँ रवीश का, कि देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, रवीश 40 मिनट शो इस पे करता है कि 3 गांव में नहीं पहुंची है बिजली। उसको भारत के शायद 6-7 लाख गांव हैं इस देश में, या जो भी डेटा है, तो हर जगह पहुंचने में 3 जगह नहीं पहुंचा तो उसके ऊपर 40 मिनट का शो करता है कि नहीं मोदी झूठ बोल रहा है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। रवीश उसको इस तरह से दिखाता है कि 1% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। तो रवीश वही एक कहीं पे चला जाएगा और बोलेगा कि देखिए यहाँ पे तो दूध के नाम पे तो नौटंकी हो रही है, और गिरिराज सिंह को चैलेंज कर रहा है कि अपने ही क्षेत्र में बेगूसराय से किसी में, मैं बेगूसराय का हूँ, मेरे गांव में वो संस्था है, और मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे गांव में डेयरी नहीं होता तो लोग भूखमरी से मरते होते, क्योंकि लोगों की जोत, मैं ये सब बातें नहीं बताना चाहता था कि निजी बातें हैं ये। मेरे पिता के हिस्से 2 बीघा खेत आता है, हम 2 भाई हैं, अब 1 बीघा बचेगा। और जो और भी लोग हैं जिनके घरों में ज़्यादा बच्चे थे या जिनके पिता ज़्यादा भाई हैं, उनका आप पता कीजिए 10 कट्ठा 5 कट्ठा इतनी जोत बची है उनकी। 1 कट्ठा हमारी तरफ 1488 स्क्वायर फीट का है। आप सोचिए कि ऐसे में किसान सिर्फ खेती करके क्या उपजा लेता। मेरी परवरिश, मेरी पढ़ाई, मेरे भाई की पढ़ाई, मेरी बहन की पढ़ाई संभव ही नहीं थी सिर्फ खेती से और जमीन जोत के। इस कारण जब पशुपालन आता है, जब एक संस्था सुधा जैसी आती है और वो संस्था आपको गाय देती है और लोन के बदले बोलते हैं कि आप जो दूध दे रहे हो 1 साल तक आप कटवाते रहिए उससे पैसा, वो कट रहा है। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बाजार से कम दाम में उसी डेयरी से मिलेंगे, आपको घी चाहिए मिल जाएगा। इतनी सारी सुविधाएं दी, गर्भाधान के लिए अलग, आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या क्या चल रहा है देश में। ह्यूमंस के लिए होता है ना कि IVF जो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिनके बच्चे नहीं होते हैं। गायों में अब तकनीक आ गई कि सिर्फ बछिया ही होगी। हाँ, उसका प्राइस एक अलग है। ये तकनीक आ गई है कि देसी सांड का जो स्पर्म होता है वो लेके और देसी नस्ल की गाय का जो एग है, ओवा है, उसको निषेचित करवा के, फर्टिलाइज करवा के सरोगेट मदर के पेट में डाला जाए, एक दूसरी गैया के पेट में जो आपके पास है। आपको एक उन्नत हेल्दी बच्चा जो मिलेगा, लेकिन उसका एक कॉस्ट है। ये गांव में हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे लैब में हो रहा है। ये मैं अभी और ऑप इंडिया पे ये वीडियो पड़ा हुआ होगा, आप राजनारायण जी वाला एपिसोड जाके देखिए कि वैज्ञानिक कृषि क्या है, उसमें वो बताते हैं ये सारी बातें। तो इस लेवल पे विकास हो रहा है और लोग सोच रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। और रवीश जो है एक कहीं से एग्जाम्पल ले आएगा, एक उदाहरण जो अपवाद है, और उसको इस तरह से दिखा रहा है कि पूरे देश में जो है, मतलब पशुपालन में भी, दूध में भी, किसी भी, मतलब देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई आदमी सही नहीं है, जो भी व्यापार कर रहा है मर रहा है। ऐसा होता रवीश, तो तुम लोगों का जो सपना है ना, इस सपना वामपंथी सारे है और ये वामी कामी इस्लामी गैंग जो पाले हुए चल रहा है कि अराजकता क्यों नहीं है, सड़कों पे लोग क्यों नहीं, सड़कों पे लोग आ गए होते रवीश, लेकिन लोगों को लगता है कि ये वाला विकल्प जो है ना बेहतर है, जो कम से कम मेरे गांव में गर्भाधान के लिए, गायों के लिए, मेरे गांव की डेयरी पे मिल्क कलेक्शन बूथ जो होता है, सेंटर होता है,
वहाँ पे 2 डॉक्टर तो बैठे हुए हैं, मैं फ़ोन करूँगा तो वो आते हैं, मैं फ़ोन करूँगा तो गर्भाधान करवाएंगे, वो मैं जिस तरह का मुझे चाहिए स्पर्म जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए उस तरह का मिलेगा। रवीश ने फिर मतलब 23 दिसंबर को भी यही दूध वाले पे ही लेके बकलोली की है, लगातार लंबा सा एपिसोड किया है। उसके बाद फिर वही है, बोलते बोलते पहले तो जितनी बातें मैंने आपको बताया उस पर बोला है, फिर विदेशों में भी होने लगा है विरोध, विकलांग भी आ गए हैं विरोध, मतलब 3 विकलांग बैठा हुआ है, उसका फोटो लेके विकलांग भी आ गए विरोध में। आप शब्दों का खेल समझिए। यही हो रहा था शाहीन बाग के भी समय में कि आईआईटी के बच्चों ने विरोध किया, तो आईआईटी का पूरा स्ट्रेंथ कितना है? मान लीजिए 5000 स्टूडेंट आईआईटी में पढ़ते हैं, यहाँ 16 लड़का जो है, लड़की वो जाके कहीं विरोध कर रहा है तो वो आईआईटी का विरोध है या आईआईटी के 16 छात्रों का विरोध है? क्या वो लोग चुने हुए बच्चे थे? क्या ये विकलांग जो बैठे हुए हैं ये किसी इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आप उसकी विकलांगता को या किसी के महिला होने को अब ये भी कह देना काले लोग भी इसमें शामिल हैं विरोध में, यही कहा जाएगा ना। अलग अलग मतलब मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं विरोध में। जितने भेदभाव के टर्म्स हैं तुम कर रहे हो डिस्क्रिमिनेट, तुम कर रहे हो डिस्क्रिमिनेट और उसको ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं ये पॉजिटिवली हम उनको आगे कर रहे हैं। क्या मतलब है कि विकलांग भी आ गए? विकलांग का कृषि से क्या लेना देना है? ये रहता ना कि यहाँ ये आदमी बीज बनाता था अपने गांव के लिए और ये जो है दुखी होकर विरोध में आ गए, तो समझ में आता है, वो जुड़ा हुआ है। विकलांग आ गया से क्या मतलब है? जिसके बाल स्पाइक्ड हैं वो भी आ गए हैं विरोध में। तो कॉलेज की 3 छात्राएं, तो आर दे रिप्रेजेंटिंग द होल लॉट ऑफ विकलांग्स? क्या डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो तुम इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हो? यही है ना, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ये लोगों को गिल्ट ट्रिप पे भेजने का तरीका है कि देखिए विकलांग, यानी विकलांग आ गया, फॉर गॉड सेक हम क्या करें, विकलांग आ गया। तो उसके बाद उन्होंने इसी में ये भी बोला कि चीन और सेना को जोड़ने की कवायद हो रही है। नित्यानंद राय हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनके बारे में वो एक जगह स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे किस तरह से किसानों ने आर्म फोर्सेज के लिए जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं हमारे जवान, उनके लिए बस जा रही थी, बस नहीं ट्रक जा रही थी और ट्रेन जा रही थी जो रसद लेके उनका राशन जो होता है उनको पहुंचाया जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है और उसको रोक लिया था इन्होंने। उस बात को ऑब्वियस सी बात है कि वो एक नेता है, वो भुनाएगा, वो बोलेगा और वो जायज है अपनी जगह पे, क्यों नहीं जोड़ा जाएगा। खुद रवीश ने, और जो क्लिप मैंने आपको दिखाया 2015 अप्रैल वाली, उसी में जय जवान और जय किसान के ऊपर बोल रहा है कि जय जवान के नाम पे खूब जो है देशभक्ति ये फैला जाता है और जय किसान को सब आदमी भूल जाता है, वो मरता भी है तो उसको उस तरह से मुआवजा नहीं मिलता है जितना जवान के मरने में मिलता है, और तमाम तरह की बातें। तो यहाँ पर भी तो बताओ रवीश कि जय किसान को जय जवान वालों का राशन रोकने का कोई हक नहीं है, और वो रोकेगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो समझदार है उस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि ये किसान आंदोलन ऑर्गेनिक नहीं है, ये वामपंथियों और कांग्रेसियों की साजिश है। अगर साजिश नहीं होती तो फिर ये जो है पंजाब में ही क्यों हो रहा है, बाकी जगह पे क्यों नहीं हो रहा है, सारे किसान को इससे क्यों नहीं दिक्कत हो रही? ये पूरी साजिश कई लेयर पे है। हिंदू और सिखों को बांटने की ये साजिश है। आप देखिए कि एक डिबेट चल रहा है इस तरह से भी कि कैसे अलग अलग तरह से मतलब एंगल्स निकाले जा रहे हैं कि किसी भी तरह से हिंदुओं और सिखों में फूट पड़ जाए। लोग आपको ये सब कहते हुए मिलेंगे, सोशल मीडिया पे ये चर्चा हो रही है, क्योंकि वो पगड़ी वाले किसान जो है कब सिख हो गए किसी को पता नहीं चला। और खालिस्तानियों का ये पूरा मैकेनिज्म है, उनका डिविसिव नेचर यही है, खालिस्तानियों का ही नहीं वामपंथियों का भी, कि हिंदुओं को तुम सबका दुश्मन बना दो,
सिखों को हिंदुओं का दुश्मन कौन बना रहा है? वो गैंग जो उस मजहब को फॉलो करता है जिस मजहब के लोगों ने हमारे गुरुओं को, और जब मैं सिख बोल रहा हूं तो गुरु गोविंद सिंह मेरे भी हैं, वो मेरे भी गुरु हैं, गुरु नानक देव मेरे भी गुरु हैं। तुम सिखों को हिंदुओं से अलग कर ही नहीं सकते। गुरु नानक देव हो या गुरु अर्जुन सिंह है, ये जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने किसके लिए बलिदान दिया था भाई? वो सिखों के लिए लड़ रहे थे, या वो भारत के हिंदुओं के लिए, भारत के उन धर्मावलंबियों के लिए और उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जो मुसलमानों द्वारा सताए जा रहे थे। तो तुम हिंदुओं को सिखों से अलग कैसे कर दोगे? हम जब उन्हें अलग मानते ही नहीं हैं, हमारे लिए वो वैसे ही है, मतलब वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा अंग है। एक हिंदू के हृदय में सिख के गुरुओं के लिए उतनी ही आस्था होती है जितनी राम के लिए या कृष्ण के लिए। कोई भी समझदार हिंदू जो है कभी भी अपने आप को सिखों से अलग नहीं मानता, संभव ही नहीं है, क्योंकि उन गुरुओं ने हमारे लिए बलिदान दिया था। और ये अलग तरह का पाप हमारे ऊपर लगेगा अगर हम कुछ ये जो खालिस्तानी हैं, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग हैं, उनके चक्कर में आके हम सिखों के खिलाफ जो है उल्टी सीधी बातें करने लगे। दिसंबर 22 को रवीश को बिहार के मंडियों की चिंता होने लगती है और बोलते हैं कि मंडी सिस्टम तो सुशील मोदी ने लिखा है कि मंडी सिस्टम तो हमने 15 साल पहले ही बंद कर दिया और हमें राजस्व का घाटा भी हो रहा था। जाहिर सी बात है, मंडी सिस्टम बंद करेंगे, राजस्व का घाटा होता है। और उसके बाद रवीश लिखते हैं कि उसके बाद कहाँ बिहार की शक्ल बदल गई, बिहार में तो किसान अभी भी गरीब है। रवीश, 15 साल से बिहार में जो हुआ किसानों के साथ, मंडी सिस्टम बंद करके बिहार के किसानों को यह ऑप्शन नहीं दिया गया था कि तुम बाहर जाके बेच सकते हो। मंडी सिस्टम भी बंद हो गया और वो बाहर जाके बेच भी नहीं सकता था, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उस पर लगता है कि आप इन चीज़ों को, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया और अनाज है, 7-8 तरह के ग्रेन्स हैं, इसको आप नहीं बेच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए अब ये नया कानून आया है। अब कानून आया है जहां मंडी तो बंद है बिहार में, कि उसको वो जो आढ़तिया वाला जो सिस्टम था उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब है कि वो कहीं भी बेच सकता है। अब उसके पास है कि वो अपने लोकल व्यापारी को बेचे या वो कहीं और जाके बेचे। तो ये तो अच्छी बात है कि उसको विकल्प मिला है। और वो जब फॉर्मुलेट होने लगेगा, ज़मीन पे वो पहुंचने लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम फुल प्रूफ है, नहीं। मैंने बिहार किसानों से बात की है। अभी मैं छुट्टी पे जब था तो मैं किसानों से ही बात कर रहा था, वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो बिहार के लोगों की, और ख़ास करके मैं जिस ज़िले से हूँ वहाँ पे मंझौल गांव गया मैं, या बगल के समस्तीपुर के किसी गांव में गया, या फिर मुंगेर के किसी गांव में गया, तो वहाँ पे किसानों ने कहा कि हमें जैसे मिल्क के लिए दुग्ध वाले में सहकारिता का सिस्टम है, वो उपलब्ध है, तो हमें कोऑपरेटिव संस्थाएं चाहिए अनाज के लिए भी, जहाँ पे हम तय करें, हमें भंडारण की सुविधा दे दो ताकि हमारे गेहूं में घुन न लगे, या फिर हमें बताओ कि अगर हमारा ज़मीन पानी में डूबा हुआ है तो सरकार हमें ब्लॉक के लेवल पे क्यों नहीं बताती है कि मछली पालन हम कैसे करें। बिहार में ना पानी की कमी है, ज़मीन हमारा उपजाऊ है, सिंचाई में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब पोखर है हर गांव में। कुछ गांव जो है बारिश के बाद डूबे हुए रहते हैं, उनके खेत काफ़ी समय तक लो लैंड जो है, अभी भी इस बार तो इतनी बारिश हुई कि नॉर्मल गांव जिसको करारी हम लोग बोलते हैं, वो दियारे की तरह जो है डूबा हुआ है, उनके खेत, ईख की पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई है। तो ऐसी जगहों पे मैंने जिन किसानों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें प्रशिक्षण दिया जाए मछली पालन के लिए। और बिहार में आपको पता है कि मछली जो है, फ्रेश वाटर फिश जो है, हमारे मिथिला वाले रीजन में वो एक डेलिकेसी है। डेलिकेसी नहीं, मतलब तरह तरह के मछलियाँ हम लोग खाते हैं। और वो मछली कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से सप्लाई होती है। क्यों भाई?
जब बिहार में इतना पानी है, बिहार में पोखर हैं, गड्ढे हैं, तालाब हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये एक समस्या है कि हम पोल्ट्री के लिए उनको प्रेरित करें। पोल्ट्री के लिए फिर भी ठीक है कि मीट ईटिंग नहीं है, मतलब हम लोग का कल्चर उस तरह का नहीं है मीट ईटिंग का। वो जो है 2 महीने में एक बार आदमी खा रहा है या 1 महीने में एक बार खा रहा है, लेकिन मछली खूब खाते हैं लोग। तो पोल्ट्री जो है जितना डिमांड चाहिए वो हमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से नहीं मंगवाना पड़ता है। मुर्गा और पाठा या खस्सी जो होता है वो हमें होम ग्रोन मिल जाता है। हमारे इधर का कोई आदमी होगा जो करता है ये काम। लेकिन मछली में ये समस्या है कि आपके ज़िले में या आपके गांव में भी अगर मतलब मछली लेके कोई बैठ रहा है तो पता चलेगा कि वो बर्फ में रखी हुई मछली है, वो आंध्र प्रदेश से सप्लाई हो रही है। क्यों हो रही है? तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नहीं कि जो सिस्टम है दूध वाला बढ़िया तो उसको बर्बाद कर दो। उसी तरह तो इसको ही कृषि का एक हिस्सा बनाया जाए, और ये पहला स्टेप लिया गया। फार्म लॉज को जो मॉडिफाई किया गया है, उसको खोला गया है, ओपन किया गया। उसी तरह सरकार को सिर्फ एक जगह से बैठ के ब्लैंकेट लॉज देने की जगह उन्हें जो है, कृषि दोनों लिस्ट में है, तो उन्हें जो है नीचे लाइए। राज्य सरकार के अंतर्गत उनको बोले कि आप पंचायत लेवल तक जाके आइडेंटिफाई कीजिए कि गांव का अलग अलग गांव किस तरह के, उसको क्लब कीजिए कि ये गांव लो लाइंग लैंड जो है इधर ज़्यादा है, जो पानी भरा रहता है 6 महीने में कितनी बार हम मछली डाल सकते हैं। मोती उत्पादन कर रहा है बिहार का आदमी, मोती। ये भी आपने मन की बात में शायद सुना, वो हमारे घर के आसपास का गांव है। इस तरह के भी लोग हैं। तो इन चीज़ों को मतलब प्रेरित करना चाहिए सरकारों को। इस पे है ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो मंडी बंद कर दी तो किसान गरीब था, अभी भी किसान गरीब ही है। अरे भाई अब खोल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब 21 तारीख को रवीश जो है लिख रहे हैं कि हर्ष मंदर की आप बीती सुनिए, कोरोना के समय कैसे वो मौत के मुंह से बचे। जितने आदमी को कोरोना हुआ और वो वापसी किए, लगभग वो मौत के मुंह से बचे हैं। तो हर्ष मंदर जो है कोई काहे सुने उसका? वो आदमी सड़कों में मुसलमानों को भड़का रहा था कि जो है न्याय जो है सड़कों पे होना चाहिए। ऐसे दंगाई प्रवृत्ति के आदमियों के हम क्यों सुने? उसको कोरोना हो गया, हो जाए, हमको क्या है उससे? वो कैसे देश के लिए एक आदर्श हो गया कि हाँ हर्ष मंदर को कोरोना हुआ। वाह, मोदी को या अमित शाह को हो रहा था। अमित शाह को जब हो रहा था तो बड़े मना रहे थे कि मर जाए, तुम्हारे ही गैंग के सब थे लोग। और इसके में हम पढ़े आहा हर्ष मंदर को हो गया। अरे हर्ष मंदर को हो गया, दवा ले ठीक होगा। रवीश का क्या है कि बार बार मतलब ये लिखने की कोशिश करता है कि भारत में कोरोना कहानी जो है दफन कर दी गई। सीरियसली भारत ने मतलब जितना उसका एक पॉपुलेशन वाइज आप डेटा निकाल के देख लीजिए, डेथ रेट पर मिलियन पॉपुलेशन भारत का दुनिया में सबसे कम वाले देशों में आता है। अब सबसे कम वाले में टॉप मतलब लास्ट 5 में आता है, सबसे कम वाले में। ये होता है मैनेजमेंट। नंबर हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए नंबर ज़्यादा है। नंबर में भी अब एक्टिव केसेज में टॉप 10 से बाहर हैं हम लोग। जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था थी और जिस तरह के चल रहे थे, और बीच में तबलीगी वाला जो कांड हुआ है, सुपर स्प्रेडर्स जो थे मतलब दिल्ली से निकले पूरे देश में फैला देते हैं, जिसको हमेशा तुम लोग जो है छुपाने की कोशिश करते रहते हो, वो तो करोड़ों में होता। वो तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, रेड जोन वाला सिस्टम आया, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाला सिस्टम आता है, लॉकडाउन हुआ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया। ये सब का नाम कभी नहीं लेगा रवीश। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो इकोनॉमिक पैकेज दिए गए, ये सब का कभी नहीं नाम लेगा रवीश। वो बताएगा कि 100 में 21 आदमी का जॉब चला गया। अरे तो जॉब चला गया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इससे कोई दो राय नहीं है इसमें कि गया होगा। उन्होंने सर्वेक्षण का सैंपल क्या है, कहाँ से लियो, ये नहीं बता रहे। तो इसमें कोई मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है कि इकोनॉमी की हालत खराब है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी की हालत खराब है। लेकिन जब तुम सिर्फ भारत को और संदर्भ हटा के बोलते हो, जैसे कि 2020 को एक नॉर्मल साल था, तब तुम्हारी धूर्तता जो है वो सामने और भी उसमें फेयर एंड लवली लग जाता है, निखार के साथ वो बाहर आता है।
केरल मॉडल है, रवीश ने तो कोरोना पे केरल मॉडल खूब बेचा। और केरल की स्थिति यह है कि आज के डेट में हर दिन का डेटा अगर देखा जाए तो हर राज्य में कम जा रहा है। केरल ही एक ऐसा है जहां घट नहीं रहा है। क्या हो गया केरल मॉडल का? तुम्हारा चेला ध्रुव टट्टी जो था वो तो किताब उताब लिख रहा था इसके ऊपर, केरल मॉडल पे कैसे इफेक्टिवली, जबकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मैनेज किया कोरोना को, यूपी का कोई बंदा हो तो उससे पता कीजिए कि उसको अब यूएन से सम्मानित किया जाना चाहिए। पर डे जितना लाख टेस्ट करवा रहा था, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मैनेज किया इफेक्टिवली, वो काबिले तारीफ है। इतने बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, इस पॉपुलेशन का, और हम लोग जानते हैं उत्तर भारतीय लोग कितने अराजकतावादी होते हैं। मतलब हमें बोला जाए हेलमेट पहनो तो नहीं पहनते हैं, हमें बोला जाए मास्क पहनो तो गर्दन में लटका घूमते हैं। उसके बावजूद अगर नियंत्रण में लाया है तो उसके लिए, उनके लिए मतलब उनकी टीम के लिए, उनके प्रशासन के लिए, उनके प्रशासनिक समझ के हिसाब से, और सारे जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं यूपी में खास करके, उनको नमन है कि आप लोगों ने ऐसी जगह पे एक उदाहरण बना के पेश किया कि नहीं, हम इफेक्टिवली बढ़िया से इसको काउंटर कर सकते हैं, हम इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोना को नियंत्रण में ला सकते हैं, लोगों तक इफेक्टिवली पहुंच सकते हैं। और कोरोना के टाइम में भी वैश्विक निवेश देखिए, फॉरेन डायरेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाके देखिए कि कौन कौन कंपनियां वहाँ पे योगी आदित्यनाथ कोरोना के टाइम में इन्वेस्टमेंट ले आता है आदमी। कोरोना की कहानी को दफन कर दिया भारत ने कोरोना की कहानी ने कोरोना को ही दफन कर दिया। रवि जी, आप मतलब आप रोते रहिए, क्योंकि आप हमेशा रोते ही रहे हैं, और ये रोते रहे कहानी वो नहीं है जो दिखाई जा रही है। कोरोना आके चला जाएगा रवि जी तो 3 महीने, लेकिन आप 5 साल बाद भी जैसे जस्टिस लोया को लेकर रोते रहे, नोटबंदी पे आज भी बोल देते हैं कि अर्थव्यवस्था एकदम तबाह कर दिया है, तो उसी तरह से कोरोना के बारे में आप बोलिएगा, आप मरते दम तक बोलिएगा, बीच बीच में आपको याद आ जाएगा। जैसे मिडिल क्लास को कोसते रहते हैं तो उसी तरह कोसिएगा कि कोरोना होने के बाद भी ये लोग जो है मोदी को कैसे वोट दे रहा है। तो आपका कोई इलाज नहीं है रवीश जी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि धीरे धीरे जो है मतलब सुधार लाने की कोशिश कीजिए। बहुत मतलब ठीक है, अब तो मैं तो कहूँगा कि जाना आपके लिए सबसे सुंदर क्रिया होगी। जर्नलिज्म छोड़िए, फुल ऑन प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं जर्नलिज्म के नाम पे, मतलब आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो भी ठीक है, लोग पढ़ाएंगे जर्नलिज्म के स्कूल में कि पत्रकारिता कैसे नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत अपने ही मतलब बात से पलटने की ये सब पे थोड़ी भी शर्म आती है तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें इस तरह का प्रोपेगेंडा में। तो दोस्तों, ये थी रवीश की रिपोर्ट, और आगे भी हम करते रहेंगे। हर सप्ताह एक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि प्रपंच को फैक्ट से काटना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये लोग जो है पूरा का पूरा नैरेटिव सीज कर लेंगे और हर झूठ को ये लोग तथ्य की तरह लाके प्रस्तुत करेंगे। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।